LSW का कंप्लीट कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है। हमारे ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा LSW की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे चल रही है जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोटल 4 टेस्ट LSW के लिए दिए जा रहे हैं। तो LSW में नोट्स, PDF, क्लास जो भी आपको चाहिए उन सारी मदद के लिए कैपिटल सिविल सर्विसेज हमेशा तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, so students, today we will start a new topic which is ILO. ILO. International Labour Organization. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो मेन चीज़ें देखनी है हम लोगों को ILO में, वो देखना है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट का क्या हिस्ट्री रहा है, ठीक है, हाउ इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो हिस्ट्री या वी ऑलवेज स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन, देन हिस्ट्री ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, then objectives, ठीक है, aims and objectives, objective, purpose. Then we will look at the composition of ILO, ठीक है, how many parts are there and how many members are there from. It's a tripartite type of composition, so we will have to look into that, ठीक है। And at last we will see the activities or functions of ILO. Okay, if we will cover that much topic, एक भी आपका सवाल नहीं छूटेगा। एक सवाल हम लिखवा रहे हैं, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लो, इसी के इन एंड अराउंड आएगा जो भी आएगा वो, ठीक है, लिखिएगा। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, बट इसी को आप तोड़ के इधर उधर करके थोड़ा बहुत पूछता है आपका, लिखिएगा। तो व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ what are the aims and objectives of ILO, ठीक। और हिस्ट्री वगैरह वाला पार्ट हम पढ़ा देंगे, वो हो सकता है पूछे, नहीं पूछे तो थोड़ा बहुत आप इंट्रोडक्शन में हो उसको लिख देंगे, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन, explain its composition and different activities, क्वेश्चन जो है इसी के इन एंड अराउंड रहेगा, ये मेरा कहना है, ठीक ना। क्वेश्चन इसी के इन एंड अराउंड रहेगा। तो ILO से रिलेटेड इतनी सारी चीजें हमको समझ लेनी है। हाउ इट हैज बीन, क्या है ये, व्हाट इट इज, हाउ इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज द कंपोजिशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस इट अंडरटेक, ठीक ना। ये इतना अगर हम लोग समझ लेंगे तो हमारा ILO कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक ना। तो आज हम लोग यही 2 टॉपिक देख रहे हैं, एक तो देखेंगे और इसके बाद वाले ये में हम लोग देखेंगे जो आपका यहाँ का या फिर एक क्वेश्चन इस टाइप से भी कहता है कि इंडिया में लेबर लॉज इस्टेब्लिश होने में ILO का क्या रोल रहा है। इस टाइप से भी एक सवाल बनाया जा सकता है। और उसके बाद आपका ठीक है, इतना से आपका काम हो जाएगा। एक और देख लेंगे कि क्या इम्पैक्ट रहा है इंडिया के जो आपका लेबर लॉज बने हैं उनमें क्या ILO का रोल रहा है या ILO का क्या कंपल्सन रहा है।
या आईएलओ के बहुत सारे ये को रेटिफाई करने के लिए, ठीक है, कई बार आपका रोल ऑफ आईएलओ इन डेवलपमेंट ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया, ये आपका इसमें भी रह सकता है, ठीक है ना, तो वो हम लोग देख लेंगे। अच्छा, ऊपर से ये आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला जो पार्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ये रिलेशन वाला पार्ट है, उसका भी ये इम्पोर्टेंट ये है। तो आईएलओ यहाँ पे खत्म करेंगे और फिर हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन पेपर 2 में जो स्टार्ट करेंगे उसका भी बैकग्राउंड आपका आईएलओ आएगा। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन से भी ये कनेक्ट होता है। एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं आईएलओ से, ठीक है। आईएलओ देखो 1919 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ तो आप लोगों को याद होगा कि एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल में ये कहा गया था कि सारा ऐसा एफर्ट लिया जाएगा जिससे कि वर्ल्ड में पीस एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो सके, और उसके लिए आईएलओ को एस्टैब्लिश किया गया। अब सवाल ये है कि वर्ल्ड में पीस या ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने के लिए लेबर लॉज की क्या जरूरत है। तो कहा कि जो पीस एंड ऑर्डर का पहला जो प्रिक्विजिट है वो है आपका सोशल जस्टिस। अनलेस एंड अनटिल वी विल नॉट इंश्योर द सोशल जस्टिस, द पीस एंड ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अब सोशल जस्टिस को एस्टैब्लिश कैसे कर सकते हैं? तो इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द सोशल जस्टिस हमको ये देखना पड़ेगा कि जो एक्सप्लॉइटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, स्पेशली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सेटअप में अगर आप सोचें तो जो एक्सप्लॉइटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो रिलेटिवली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनका वेलफेयर कैसे हो सके। और उनके वेलफेयर में सबसे पहले आएंगे लेबर। देखो इसका स्टार्टिंग भले ही 1919 में स्टैब्लिश हुआ है, बट इसका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत पहले है। वो है आपका जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, और 19th सेंचुरी के लास्ट होते होते तक एक तरह का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। मार्क्स के प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लगने लगते हैं। जो आपका प्रोलेटरिएट और बोर्जुआइट का एक ये हो जाता है, डिवीजन रहता है सोसाइटी में। एक कैपिटलिस्ट सेक्शन है और एक आपका लेबर सेक्शन, एक कंप्लीट डिमार्केटेड या डिफ्रैगमेंटेड या दो तरह का फ्रैगमेंट आपको दिखने लगता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में स्पेशली। तो उसके बाद इकोनॉमिस्ट के सामने भी ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था कि इन चीज़ों को कैसे इनसे या इनके लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाएं या इससे कैसे निपटा जाए। क्योंकि 1919 आते तक आप देखिए कि रशिया जैसे एरिया में आपका बोल्शेविक्स रिवॉल्यूशन हो गया था, ठीक है। डोंट फॉरगेट दैट। एशियन कॉन्टेक्स्ट में आप नहीं ये भूलेंगे कि जो फार्मर्स या फिर लेबर्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था और इनफैक्ट एक नया तरह का सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया था आपका एशिया में। तो ये सारा कुछ बैकग्राउंड बना, और यही नहीं, इसके पहले से भी अटेम्प्ट चल रहा था आपका। फॉर एग्जांपल आपका जर्मनी में जो है वो सबसे पहले, ठीक है, एक मीटिंग हुआ था 1889 में, ठीक ना। अगर इसका हिस्ट्री आप देखना चाहें, हिस्ट्री हाउ इट हैज एस्टैब्लिश्ड, तो हर बुक में आपको 1919 वाला तो मिल जाएगा, या किसी का भी आप ये कीजिएगा तो 1919 में एस्टैब्लिश हुआ आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ठीक है। ये आपका एक लेबर कमीशन बनाने की बात हुई और उसके बाद वो इफेक्ट में आ गया, ठीक। ये आपको हिस्ट्री हर जगह मिलेगा और ये मेरे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक ना। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद हुआ। छोटा क्वेश्चन है इसलिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम आपको लिखवा दे रहे हैं हिस्ट्री का एक इवेंट या क्रोनोलॉजी। 1889 में क्या हुआ सबसे पहले, ठीक है, कि बर्लिन लेबर कॉन्फ्रेंस,
labor conference was called by Emperor of Germany. ये 1889 में पहला है, ठीक है। उसके बाद आपका 1900 में पेरिस में, ठीक है, पेरिस में an international union was established for labor legislation in पेरिस में श्रम विधानों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, ठीक है। एन इंटरनेशनल यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर लेबर लेजिस्लेशन इन पेरिस। याद रखिएगा, ये वो सारा कंट्रीज है जहां की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया है। एक तरह का कैपिटलिस्ट और एक तरह का लेबर, दो सेक्शन आपका सोसाइटी में साफ साफ दिख रहा है। एक एक्सप्लॉयटेशन करने वाला है, दूसरे का रैम्पेंट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उसके अगेंस्ट रिवॉल्यूशंस भी हो रहे हैं और सर्टेनली बहुत सारे वॉइसेस जो हैं वो उनके फेवर में हैं या लेबर के फेवर में आ रही हैं, ठीक ना। ये सब ये में हो रहा है, ठीक ना। अब इन्हीं लोगों ने बर्न में 1905 एंड 1906 में, ठीक है, इसी यूनियन ने, ठीक ना, हेल्ड द कॉन्फ्रेंस इन बर्न and formed first legislation related to labor। और ये लेजिस्लेशन क्या था, ठीक है, ये दो चीजों से ज्यादातर ये था। पहला तो ये था that no women will work during night shift। और दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट कही गई थी इसमें, वो ये कही गई कि uses of white phosphorus in matchbox industry। या अगेंस्ट द यूजेस ऑफ, लिख लीजिए, अगेंस्ट द यूजेस ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इन मैचबॉक्स इंडस्ट्री। देखिए पीडीएफ में जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है, ठीक ना। उसके अलावा हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। 1905-6 में ये लेजिस्लेशन फॉर्म होने का सीन हो ही रहा था, बट इसी बीच आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के चलते ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा नहीं, ठीक है, ये जो लेजिस्लेशन बनाए गए, ठीक है। और इस बीच में आपका 1917 में जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन आप लोग सुनते होंगे, ठीक है, या अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बहुत घबराने की बात नहीं है। 1917 आप लोगों को पता होगा, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन या एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है वर्ल्ड का, जिसको रशियन रिवॉल्यूशन कॉमन टर्म में जाना जाता है, ठीक है ना। 1917 में हो गया और इस समय तक पता चल गया था कि अगर इंडस्ट्रियल लेबर, स्पेशली इंडस्ट्रियल लेबर का प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया गया तो फिर इस तरह का रिवॉल्यूशन बाकी जगहों में भी होगा, यूरोपियन कंट्रीज में भी होगा। Because revolutions have had a kind of ripple effect,
तो ये इफेक्ट होगा, और ये सारे कंट्रीज समझ गए थे। 1919 तक जो आपका वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर में भी बहुत चीज़ें लोगों को समझ में आ गई थी पूरे वर्ल्ड को, कि अब वर्ल्ड अगर पीस की तरफ नहीं गया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब पीस को कैसे कर सकते हैं? तो पीस को इस्टेब्लिश करने का पहला प्रीक्विजिट जो है वो है सोशल जस्टिस। Unless and until you will not establish social justice, सोशियोलॉजी में भी ये चीज पढ़ते होंगे आप लोग, आज तक की जो हिस्ट्री पढ़ी होगी उससे आपको अगर कुछ समझ बना है तो इतनी समझ बनी होगी कि unless and until you will not establish social justice, you will not be able to establish peace। तो वर्ल्ड पीस का या सोसाइटी में पीस का सबसे पहला प्रीक्विजिट या सबसे इसेंशियल जो पार्ट है वो है टू एस्टैब्लिश द सोशल जस्टिस। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग बोले हैं ना जी, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो सोशल इनजस्टिस को कैसे रिड्यूस किया जाए या खत्म किया जाए, इस बात को लेकर जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ, देन वी केम टू द कंक्लूजन ऑफ, या फिर जो बात हुई तो 28 जून 1919 को 28 जून 1919, अब बीच में आपका वर्ल्ड वॉर, रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1, रशियन रेवोल्यूशन, ये सारा इवेंट हुआ है, ठीक ना, को इस्टेब्लिश हो जाता है क्या, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आप लोग ये देखेंगे, मैंने नोट्स थोड़ा एक्सटेंसिव भी बनाया है, बट हाँ, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि नोट्स और इसमें थोड़ा सा का फर्क तो हम रखते ही हैं, उसमें आप लोग घबराने की बात नहीं है, ठीक ना। ये इसलिए भी रखा जाता है कि क्लास का थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट या इफेक्ट या जो भी हो वो हो मेरे भी, ठीक है। नाउ अब तक का जो भी कंटेंट था इसमें वो सारा हम कवर कर लिए हैं, कंपाइल कर दिए हैं, और अगर नहीं शेयर किया गया है तो हम शेयर कर देंगे आज के आज, ठीक है। अब ILO का इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में थोड़ा सा कहानी भी बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन का डिमांड कैसा है, ठीक है। अगर डिमांड ये है तो इन स्टोरीज को आप रहने दीजिएगा। वी आर लिविंग इन अ डायनेमिक एवर चेंजिंग वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड हैज ऑलवेज बीन रेगुलेटेड बाय सम लॉज, रूल्स, ठीक है। अब उसके बाद इस वाले पार्ट को आप जो है वो कहीं भी लगा सकते हैं, या इसका 1-2 लाइन कहीं भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सीरियस नहीं होने का, बट हाँ, इसको पढ़ लेने का 1-2 बार, 2-4 लाइन इससे जो आपको बेहतर लगता है वो कहीं कहीं आपको या तो कभी कंक्लूजन में पुश कर देना है, या तो कभी कभी इंट्रोडक्शन में पुश कर देना है। जरूरी नहीं है कि सारा का सारा लिखा ही जाए, ठीक है। सर एक डाउट है, हाँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ILO, हाँ, एंड राइट डाउन इट्स इवोल्यूशनरी कैरेक्टर इन इट्स फॉर्मेशन। हाँ, तो सर ये तो लिखना तो होगा, 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा ये। हाँ, तो 20 मार्क्स में सर इसको कैसे 20 मार्क्स में क्या करो ना कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को ना थोड़ा शॉर्ट करने का, जैसे इवोल्यूशन को भी थोड़ा शॉर्ट करो, जैसे हम इवोल्यूशन दिखाए हैं आपको बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है। जैसे देखिए ILO का इवोल्यूशन बहुत छोटा सा, स्टार्टेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन in 1919. It was due to the implementation of Treaty of Versailles, whose objective is to make various policy and programs related to workers and its standard. Workers होगा, ठीक ना। 187 countries of the world are member of this organization, whose constitution was drafted by the Labour Commission. ठीक, इतना तक आप कर दीजिए, ठीक है। 3 बॉडीज वाला पार्ट जो हम लोग बाद में लिखेंगे, ये एक तरह से हम आपका शुरू में ही एक इंट्रोडक्शन दे दिए हैं छोटा सा, ठीक ना, जिसमें कि आपका मैक्सिमम चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। ये है आपका शॉर्ट करने का तरीका। ऑब्जेक्टिव्स को भी आप सिंपल पॉइंट में कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव बड़ा में आ गया तो आपको 10 या 12 पॉइंट ऑब्जेक्टिव में लिखना है। अगर ऑब्जेक्टिव छोटा आता है तो आप 2, 3, 4 पॉइंट में भी छोटा छोटा करके लिख सकते हैं, ठीक ना। ट्राइपार्टाइट यूएन एजेंसी है, ट्राइपार्टाइट में हम लोग चलते हैं कि 3 पार्टी इसमें कैसे हैं, ठीक है। उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे,
ठीक है, और उसका फंक्शंस देख लेना है, ठीक ना। फिर फंडामेंटल राइट्स या फिर आपका जो और आईएलओ एंड इंडिया है। तो आपका सवाल है कि सर अगर बड़ा क्वेश्चन दे दिया उसको छोटा करना रहेगा तो क्या उपाय है। कुछ पॉइंट्स को रिड्यूस कीजिए बिना छोड़े हुए, ठीक ना। जैसे आप आईएलओ का इंट्रोडक्शन छोटा सा दे दीजिए, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1919, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ यूएन। फिर जब ये यूएन डिफ्रैगमेंट हुआ और फिर उसके बाद बना, तो उसके बाद भी आईएलओ एज इट इज कंटिन्यू रह गया, ठीक ना। तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, वो खामखा बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी में आप लिख दीजिए कि इसका मेन जो पर्पस था वो, या इस डेट को हुआ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में एस्टैब्लिश्ड है। इतना पर इंट्रोडक्शन खत्म कीजिए। ऑब्जेक्टिव्स में आप आ जाइए, ठीक है, कि आईएलओ का ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फॉलोइंग पॉइंट्स में सम अप किया जा सकता है, और 5 या 6 ऑब्जेक्टिव में ही आप सम अप कर दीजिए, ठीक है। जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन। अब देखो, प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन, कॉमा वेलफेयर, कॉमा हेल्थ, अगर ये लिख रहे हैं आप, ठीक ना। अगर बड़ा क्वेश्चन है, अगर छोटा क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन, कॉमा हेल्थ, कॉमा वेलफेयर टू द लेबर्स। अब ये एक पॉइंट करेंगे किसमें, छोटा अगर लिखना है तो, बड़ा अगर लिखना है तो एक में वर्किंग कंडीशन, प्रोवाइड बेटर हेल्थ, प्रोवाइड बेटर वेलफेयर, इस तरह से करेंगे, है ना। तो बड़ा और छोटा करने का यही तरीका होता है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो हम लोग अभी देख चुके क्या, हाउ इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। इसमें कोई तरह का आपका कंफ्यूजन? एक भी और पूछना था। हाँ इसमें क्या, अगर कोई एक्ट का क्वेश्चन रहा इसी के साथ में, हाँ हाँ और एक आईएलओ का क्वेश्चन रहा, तो दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा अटेम्प्ट करने में? देखो, अटेम्प्ट करने में देखो, पहला प्रायोरिटी देना कि किस पे मेरा कमांड ज्यादा बढ़िया है। मतलब एक्ट वैक्ट में कभी कभी क्या होता है कि बीच बीच में भूलने लगता है या कंफ्यूजन रहता है, तब आईएलओ वाला पकड़ो, ठीक है। लेकिन अगर एक्ट बढ़िया से याद है, वो वाला उसका प्रोविजन सब याद है, उसमें कुछ कुछ बढ़िया कैलकुलेशन भी दिखा सकते हो, तो एक्ट वाला लिखो, चश्मी एक्ट वाला लिखो, ठीक ना। उस पर तुमको ज्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। एम्स, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एम्स, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, ये तीनों तरह का अगर क्वेश्चन आए, एम्स, पर्पस, ऑब्जेक्टिव जो है ये अगर आए तो मोटे तौर पर याद रखिएगा कि शुरुआती में इसका, या इसको अगर समअप करना चाहें तो 2 चीजों में कर सकते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और दूसरा प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन, हेल्थ एंड वेलफेयर, ठीक है। बाकी आप इसमें सोशल जस्टिस ऐड कर लें, आप इसमें क्या बोलते हैं, लिविंग कंडीशन को बेटर करना, ठीक है। ये सब कुछ आपको होगा, ठीक ना।
अब इसी को अगर बड़ा क्वेश्चन तो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, केवल लिखेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और थोड़ा सा एक या दो लाइन खींच देंगे, दैट इज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू reduce the injustice or the exploitation of the labor around the world। काम हो गया, ठीक है। इसको भी आपका थोड़ा बेटर कर सकते हैं या एक दो लाइन इस पे लिख ले सकते हैं, ठीक ना। बट बड़ा में आ गया, ठीक ना, बड़ा में आ गया कि नहीं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पर ही बड़ा क्वेश्चन है और 10-12 पॉइंट लिखना पड़ेगा, वही जो आप बताए, ठीक है। मान लीजिए 10 पॉइंट में डील करना है, ठीक ना, 10 पॉइंट में डील करना है, तो कुछ कुछ जो इसका कन्वेंशन में डिसीजन लिया गया है उसको भी डाल देंगे, ठीक है। जैसे पहला, एवरी कंट्री should only या should limit its working hours to 8 hours per day or 48 hours weekly। ठीक, हर कंट्री को लिमिट लगा देना चाहिए कि 8 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं ले या फिर 48 आवर्स से ज़्यादा वीक में काम नहीं ले। आप पर है, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक ना। देन एवरी लेबर ऑफ द वर्ल्ड शुड get 1 weekly लीव। आप इसको जैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। Important steps should be taken seriously for the welfare of women and children। Women and children। A minimum wage must be guaranteed to every labor so that he can live a dignified life। देख रहे हैं, कुछ नया नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं लिख रहे हैं, उसी चीज को एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नया नहीं लिखा जा रहा है। एवरी कंट्री should take steps to ensure health, security या safety, to ensure health, safety and welfare of the labor। Labors of every country should be respected with equality। अब इसका कहने का मतलब यह है कि चाहे वो अपने कंट्री में काम कर रहा हो या दूसरे की कंट्री में काम कर रहा हो,
उसके काम को इक्वल ही देखना चाहिए, ठीक है। ये हो सकता है आपके कंट्री में कोई दूसरे कंट्री का लेबर काम कर रहा है वहीं पे, तो दोनों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉरेन लेबर्स को हम अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक ना। एम्प्लॉयर and employer and employee both should have right to, ये लिख रहे हैं ना आप लोग, to form, Yes, sir. हाँ, ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन फॉर देयर बेटरमेंट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर को भी कहा गया है कि किसी का भी ये राइट जो है वो ऐसा नहीं कि स्ट्राइक के नाम पर ही पूरी तरह से परेशान करके रख दिया जाए। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को ये राइट होना चाहिए कि वो अपना यूनियन फॉर्म कर सकें या अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकें, ठीक ना। चाइल्ड लेबर must be abolished from the world। अच्छा, आईएलओ जो है वो चाइल्ड का डिफिनेशन 15 इयर्स लेता है। हम चाइल्ड वाले में आपको बताना भूल गए, आईएलओ जो है वो 15 इयर्स लेता है, क्योंकि उसको पूरा ये वर्ल्ड का देखना है ना। इक्वल रेम्यूनरेशन, equal remuneration for equal work, एक जैसा काम के लिए एक जैसा रेम्यूनरेशन, ठीक है। Every country must establish standard labor laws in order to ensure welfare of laborers। 10-11 पॉइंट में इसको भी आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, ठीक है। Every country must have compliance and inspection mechanism compliance and inspection mechanism so that legislations related with labors will be implemented efficiently। एम्स ऑब्जेक्टिव पर्पस आपका इतना में हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा हैंडराइटिंग का इशू हो सकता है, बट ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हो गया ना ये एम्स ऑब्जेक्टिव में वाला पार्ट हो गया आपका, इंट्रोडक्शन हो गया, एम्स ऑब्जेक्टिव हो गया। कॉम्पोजिशन
कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन क्या है ना, इसमें 3 मेजर पार्ट हैं, ठीक है, 3 मेजर पार्ट हैं। पहले को बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। दूसरा है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या गवर्निंग बॉडी, और तीसरा आपका सेक्रेटेरिएट है या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑफिस है, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, ठीक ना। ये आपका कॉम्पोजिशन है। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेना है, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखिएगा तो आई इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। बाकी आप लिख लीजिएगा कि देयर आर 3 पार्ट्स या इट कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स which is given below. Number 1 is International Labour Conference, number 2 governing body, number 3 International Labour Office, ठीक है। ऑफिस मतलब सेक्रेटेरिएट इसका, ठीक। तो पहला लिख देते हैं ILC, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ ILO, सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा आपका जो इसका कॉम्पोजिशन में जो आपका सबसे ऊपर है वो है आपका इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो हर साल जो होता है जून का आपका फर्स्ट वेडनेसडे को इसका एनुअल मीटिंग होता है, लिखिएगा तो इट्स एनुअल मीटिंग was held at या is held at, its annual meeting is held at या held on लिख दीजिएगा, on first Wednesday of every June या फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ जून एवरी ईयर, जैसे लिखना चाहें उतना। हम थोड़ा बहुत लैंग्वेज इधर उधर होता है तो आप लोग संभाल लीजिएगा। एवरी ईयर, फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ जून एवरी ईयर, एवरी मेंबर या एवरी member country send 4 representative to participate in this conference, 4 representative to participate in this conference। और ये 4 का कॉम्पोजिशन कैसे होता है? 4 में आपका 2 रहेगा गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, आउट ऑफ विच 2 members represents the government, 1 member represents the employer, and 1 member represents the employee। ठीक है, तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे 2 लोग। हर साल एवरी ईयरली इसका मीटिंग होता है ILC का, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का, जो कि हाईएस्ट बॉडी है ILO का। इसमें आपको 4 मेंबर भेजे जाते हैं हर मेंबर कंट्रीज से। अब अभी दिया हुआ है आपका 183 मेंबर्स हैं इसके,
तो सारे मेंबर कंट्रीज 4-4 डेलीगेट्स भेजते हैं। इन 4 डेलीगेट्स में आपका 2 तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करते हैं और एक एम्प्लॉय को करेगा। गवर्निंग बॉडी में भी ये चीज हम देखेंगे जब उसका कॉम्पोजिशन देखेंगे तो। और इन दोनों से ही हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है। ट्राइपार्टाइट का मतलब है कि एक तो इसमें आपका एम्प्लॉयर है, दूसरा एम्प्लॉय है और तीसरा गवर्नमेंट है। तीनों, ठीक है, तीनों पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, एम्प्लॉय वाला कैसे भेजा जाता है? एम्प्लॉय वाला जो भी आपका लेबर यूनियन सब होते हैं वो लोग आपस में ये करके मिल बैठ के सारे लेबर यूनियन वाले लोग, लेबर यूनियन हम लोग पढ़ेंगे पेपर 2 में, लेबर यूनियन वाले लोग एक को बोलते हैं कि हाँ ये हम लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसी तरह से आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी इस तरह का, एम्प्लॉयर का भी बहुत सारा आपका ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल एम्प्लॉय का ही ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोगों ने CII का नाम सुना होगा, फिकी का नाम सुना होगा। इस तरह के जो ये हैं वो आपका एम्प्लॉयर का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये लोग भी एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, ठीक ना, या नॉमिनेट कर देते हैं कि ये हम लोगों को वहां पे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, लिखिएगा तो नीचे से लिख लीजिएगा। ये इतना बार पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। द ILO कॉन्फ्रेंस is chaired by या has been chaired by, the ILO conference has been chaired by Director General of ILO, Director General of ILO, Director General of ILO, Director General of ILO। अब अभी आप लिख लीजिए कि कहीं पे स्टार दे के ऊपर में लिख लेना। तो करंट जो है आपके DG ILO के वो है आपके गिलबर्ट F होंगबो। ये अभी DG है, ठीक ना, ILO के 2022 से ये आए हैं और इनका रहता है जो टेन्योर होता है वो 2017 5 ईयर का होता है, ठीक ना। तो 2027 तक यही रहेंगे। तो आने वाला आपका 4-5 साल भी अगर एग्जाम हो रहा है तो आपका वो टेंशन खत्म है। आपको एक बार याद रख लेना है कि गिलबर्ट F होंगबो जो हैं वो अभी ILO के चेयरमैन हैं। ठीक है, द कॉन्फ्रेंस हैज बीन चेयर्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO full stop। The conference, yeah, in this conference, different aspects of labor are discussed like wage, bonus, safety, social security, welfare, health, etc. Full stop. After the discussion, the decisions were taken, which is known as convention and recommendation of ILO. Recommendation of ILO conference.
इसके बारे में इतना ही लिख के खत्म कर लीजिएगा, ठीक ना। ये एक तरह का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, डीजी चेयरपर्सन है, ठीक है। हर एक कंट्री चार चार मेंबर, जो भी मेंबर कंट्रीज है वो चार चार लोगों को डेलीगेट कर रही है या वहां पे भेज रही है। इन चार में आपके दो रहेंगे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, एक रहेंगे एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव, एक रहेंगे एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव। 10-15 दिन ये लोग जून के फर्स्ट वेडनेसडे से बैठते हैं और उसके बाद अलग अलग एस्पेक्ट पे डिस्कशन होता है। मतलब जो भी एजेंडा में रहता होगा उन सारी चीज़ों पे डिस्कशन होता होगा और उन डिस्कशन के बाद जो डिसीजन होता है उसको कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ आईलो कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों पर डिसीजन होता है या फिर कंसिडरेशन होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग बॉडी, ठीक ना। कोई कॉम्पोजिशन लिखने आएगा तो 3 केवल लिख के नहीं काम चलेगा, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। गवर्निंग बॉडी, तो ये दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको गवर्निंग बॉडी कहते हैं। ये एक आपका ट्राईपार्टाइट बॉडी है जिसमें कि आपका गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, फिर आपका एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव है और तीसरा आपका लेबर के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक ना। पहले इसमें 24 मेंबर थे, फिर 32 मेंबर हुए, फिर 40 हुए। आज के डेट में आपका टोटल इसमें 56 मेंबर है, 14 और 28। तो टोटल मेंबर्स, इसको वर्ड में आप लिख लीजिएगा, ऐसे भी दिखा दीजिएगा तो वाला समझ जाएगा। बाकी आप लेबर का मेंबर, ठीक है ना, ये ट्राईपार्टाइट बॉडी which includes the representative from laborers, employer and government, ठीक है। गवर्नमेंट से 28 मेंबर, लेबर रिप्रेजेंटेटिव 14 होंगे और एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव 14 होंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आपका 28 ही है और आपका जो मेंबर कंट्रीज है वो 183 है ना। लिखिएगा तो 10, तो उसमें आपका 10 जो है वो रिजर्व कर दिया गया है। 10 कंट्रीज के लिए वहां से एक एक मेंबर रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। 10 मेंबर्स has been reserved for 10 members has been reserved for developed and industrialized countries has been reserved for developed and industrialized countries as government members। 10 कंट्री के लोग इसमें आपका ये हैं और वो ऐसे कंट्रीज से हैं जो डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड होंगे, ठीक है। आपको सबसे बड़ा कुछ सरप्राइजेस जो है यहाँ पे मिल सकता है, डोंट वरी। इसमें आपका कनाडा, चाइना, फ्रांस, ये याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इटली, जर्मनी, इंडिया, जापान, रशिया,
ब्रिटेन, बहुत लोग हड़बड़ा गए होंगे कि अब तक यूएसए नहीं आया। ठीक है, वो तो सबसे पहले आता है। अब इसका जो फंक्शन है वो क्या है, मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, इसमें आपका एक चेयरमैन होता है और 2 डिप्टी चेयरमैन होते हैं। ठीक है, और जो 2 डिप्टी चेयरमैन होंगे वो आपका और इसका भी कॉम्पोजिशन आगे लिख लीजिए। ठीक है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 1 chairman and 2 deputy chairman। डिप्टी चेयरमैन ये किस में से रहेंगे, इसी 56 में से। चेयरमैन जो होगा वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होगा, गवर्नमेंट वाला जो 28 है उसी में से एक होगा। और 2 जो डिप्टी चेयरमैन होंगे, तो एक डिप्टी चेयरमैन, बताओ जी कहां से होना चाहिए, लेबर का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और एक डिप्टी चेयरमैन किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाँ, एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, देखिए फंक्शन जैसे कि आपका डायरेक्टर जनरल का आपका इलेक्शन यही लोग करवाते हैं। ठीक है, फिर आपका जो जब इसका ILC मतलब इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस समय का जो भी इम्पोर्टेंट ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है या गवर्निंग बॉडी है वो यही है। ठीक है, और मेनली आपका नेक्स्ट ईयर जो मीटिंग होगा उसका एजेंडा क्या होगा, ये भी डिसीजन का काम गवर्निंग बॉडी ही करती है। ठीक ना, 3 इंपॉर्टेंट काम इसका लिख लेते हैं, उसके बाद तीसरा में चलेंगे। फंक्शन, पहला इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO, दूसरा agenda for the meeting of International Labour Conference या prepare agenda for meeting of International Labour Conference। ठीक है, अब तीसरा चले जाते हैं हम लोग, है ना। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, थर्ड पार्ट, इसमें इतना काफी होगा आपका। ठीक ना, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस ये एक तरह का सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट इसका कहाँ है आपका, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड लिखेगा तो इट इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ ILO established at Geneva, Switzerland। ठीक है, ऑफिस या सेक्रेटेरिएट है ये। अराउंड 2000 people are working at this office। और इसमें कितने लोग काम करेंगे, किस कंट्री को बिलोंग करेंगे, ये कोटा सिस्टम पे डिपेंड करता है।
ठीक है। यूजुअली क्या किया गया है कि हर कंट्री से एक कोटा फिक्स है, एक इंसान करेगा, और हर कंट्री मतलब मेंबर कंट्री की बात कर रहे हैं। तो 183 अगर है तो आपका एक आदमी काम करेगा, एक कंट्री, एक मेंबर कंट्री से एक इंसान तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो हर कंट्री का एक कोटा डिसाइडेड है कि इस कंट्री से इतने मेंबर रहेंगे, इस कंट्री से इतने मेंबर रहेंगे, इस कंट्री से इतने मेंबर रहेंगे, और उसी कोटा के बेसिस पे वहां पे अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, देखिएगा तो दिस सेक्रेटेरिएट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ DG ILO या डायरेक्टर जनरल ILO। फंक्शंस या इसका काम जो है, ठीक ना, फंक्शंस या इसका काम, फंक्शंस ऑफ सेक्रेटेरिएट जिनेवा का ऑफिस क्या क्या काम करता है। ठीक है, नंबर वन ask reports from different member countries। reports means लेबर से रिलेटेड या लेबर लेजिस्लेशन से रिलेटेड या कोई इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेटेड मंगा सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन विथ डिफरेंट मेंबर कंट्रीज। ठीक है, prepare reports of ILO, publish books upon activities of ILO, research on subjects related with labor welfare। एक लेबर वेलफेयर इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर स्टडीज। ठीक है, publishes many journals and reports such as International Labor Review, then International Labor Statistics, then Social and Economic Bulletin, etc। ठीक है, और काम भी हो सकता है आपका। ठीक है, जैसे टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स,
to organize conferences and seminars related to labor welfare. इतना काफी होगा बेटा, ठीक ना। किसका फंक्शन? अब ये सब आईएलओ का फंक्शन भी हो जाएगा, है ना। उसी का एक बॉडी का फंक्शन है तो उसका भी फंक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, बट ठीक है। तो हमारा यहां पे आप देखेंगे अगर, तो हम लोग इंट्रोडक्शन तो देख ही लिए, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन वाला कुछ पार्ट आप ले लीजिएगा वहां से पीडीएफ से भी, ठीक है। और ये ऐसा कंपल्सन नहीं कि मेरा ही नोट्स लिखो या उसी का नोट्स लिखो, उसका 2-4 पॉइंट ले लो या 2-4 लाइन ले लो, 1-2 लाइन ले लो, उसको अपने वर्ड में भी मोल्ड कर सकते हो। और इस पे हम हमेशा स्ट्रेस देते हैं, आप खुद को जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्राई एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, इतना कॉन्फिडेंस अपने आप में ले आओ कि आप एक्सप्रेस कर सको खुद को। हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिशमेंट, देन एम्स ऑब्जेक्टिव पर्पस भी हम लोग देख लिए, ठीक ना। 2 पॉइंट में आप पहले लिख दीजिएगा, और अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आप लिख दिए वही कि इट कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स, उसको थोड़ा लिख दिए। बट उसके बाद कह दे कि अगर उसके डिसीजन मेकिंग को देखें तो फॉलोइंग पॉइंट्स उसके ऑब्जेक्टिव्स में हो सकते हैं। 12 पॉइंट वहाँ कॉम्पोजिशन वाला पार्ट देख लिए, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव या फंक्शंस वाले पार्ट पे। फंक्शंस वाले पार्ट पे, फंक्शंस ऑफ आईएलओ। मल्टीफेरस बहुत तरह का काम कर रहा है ये, ठीक है। इट्स अ मल्टीफेरियस आप इसको कह सकते हैं, ठीक ना। बट तब भी हम कुछ पॉइंट आपका जो पहले लिखवा भी चुके हैं वो भी है। जो मान लीजिए आपका इंटरनेशनल लेबर ऑफिस जो काम कर रहा है वो आईएलओ ही तो काम कर रहा है, गवर्निंग बॉडी जो काम कर रही है वो आईएलओ ही तो काम कर रही है, ठीक है। तो आप फिर भी कुछ पहला, acts as a parliament of labors, पहला। दूसरा, to fix minimum labor standard, याद रखिए इसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे विमेन को लेकर हो स्टैंडर्ड्स सेट करना, चिल्ड्रन को लेकर स्टैंडर्ड सेट करना हो, या फिर आपका इक्वल रेम्यूनरेशन की बात करनी हो, हेल्थ की बात करनी हो, सेफ्टी की बात करनी हो, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए स्टैंडर्ड सेट करने की बात हो, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो आईएलओ ने सेट किए हैं, और जिसको बाद में बाकी कंट्रीज ने रेटिफाई किया है, ठीक है। और उस रेटिफिकेशन के बाद क्योंकि मेंबर कंट्रीज को रेटिफाई करना ही है, और उस रेटिफिकेशन के बाद वो वहाँ भी वो लेजिस्लेशन एज इट इज ले लिया गया है, ठीक ना। एडॉप्ट्स लेबर इंस्ट्रूमेंट्स, एडॉप्शन ऑफ लेबर इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आपका कन्वेंशंस के फॉर्म में है, ठीक ना। इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप समझिएगा कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस, ठीक ना। एक बच्चा इसको एलिबोरेट करके मेरे ये में लिख दिया था कि क्या बोलते हैं, बहुत सारा ये इक्विपमेंट्स जो है वो नया लेता है या एडॉप्शन करता है या बोलता है कि हाँ भाई माइंड में अगर काम कर रहे हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वो मतलब नहीं है इसका। जो आपका कन्वेंशंस या फिर आपका रिकमेंडेशंस होता है आपका, और ये डिसीजन हो जाता है कि हाँ अब ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। और मेंबर कंट्रीज जो उस पर भी करते हैं, उस पर वोटिंग भी होती है, ठीक है। देन प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज,
एक्सपर्ट सर्विसेज। ठीक है, जैसे इंडिया में क्या हुआ था कि आपका 1944 में एक बीपी आधारकर कमेटी बना था। ठीक है, इंडिया में आपका, आप वो एग्जांपल दे सकते हैं, 1944 में बीपी आधारकर कमेटी बना था और ये लिखवाए हैं तुम लोगों को। ठीक, और इस आधारकर कमेटी का हम जिक्र किए थे आपका इंश्योरेंस स्कीम जब पढ़ा रहे थे तब, कि इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, और इसके लिए आपका एक्सपर्ट जो है वो बुलाया गया था 2 ILO से। ठीक है, तो बीपी आधारकर कमेटी जैसे बना, एक कमेटी बना, अब उसमें एक्सपर्ट जो है वो बुलाया गया। ठीक है, ये था आपका हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए बना था। तो असिस्टेड बाय 2 एक्सपर्ट फ्रॉम ILO। नंबर 5, ठीक है, देन ट्रेनिंग एक्टिविटीज, जो आपका लास्ट में देखे हम ट्रेनिंग, पिछला वाला देखे थे ना, ट्रेनिंग एक्टिविटीज, देन ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस। सच बोलो तो यही इसका काम है। ठीक ना, सेमिनार कॉन्फ्रेंस इन सब पे बहुत ज़्यादा खर्चा या बजट आता है, बहुत बड़ा बड़ा सेमिनार होता है, बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, खाना वाने का भी अच्छा इंतजाम रहता है। ठीक है, रिसर्च इन लेबर रिलेशन, रिसर्च इन लेबर रिलेशन, रिसर्च इन लेबर रिलेशन, पब्लिकेशन ऑफ लिटरेचर, जर्नल्स, पहले ही बताया ना। अब वहां 2-3 पॉइंट में लिख दिए, पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, पब्लिकेशन ऑफ जर्नल्स, इस तरह से अलग अलग किए थे ना जी, एक ही जगह यहाँ पे हो गया। ठीक ना, और लास्ट अगर आप लिखिएगा कि प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑन कंडीशन ऑफ लेबर, यही सब काम है और क्या ILO का, इसके अलावा कोई थोड़े ही कुछ काम है क्या बेटा। हो गया। हो गया ना। Yes, sir. अब एक चीज बच गया आपका, रोल ऑफ ILO इन द डेवलपमेंट ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। ठीक ना, ये बहुत फैक्चुअल रहेगा। ठीक है, तो इस सवाल को छूने के पहले सोच लीजिएगा इतना फैक्ट आप याद कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कन्वेंशन का नंबर याद कीजिए, फिर कन्वेंशन में क्या था। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक ना, वैसे हम मोटा मोटी इसको लिखा दे रहे हैं, बट थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा इसको अटेम्प्ट करने के पहले। ठीक ना, मेरे ख्याल से इसको अटेम्प्ट ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, समझे। जब तक यहाँ तक पूछ रहा है तो ठीक है, बट क्या है ना कि इंडिया में कब कब आया, क्या चीज़ से रिलेटेड चीज़ें हुई। ठीक है, ये आपको याद रहेगा
इतना तक तो हो जाता है, लेकिन सब में क्या है ना, कन्वेंशन नंबर कौन है, कॉन्फ्रेंस नंबर कौन है, रिकमेंडेशन नंबर कौन है, और उसके बाद कौन सा एक्ट आया या कौन सा बिल आया, ये थोड़ा याद करना मुश्किल होता है, ठीक ना। थोड़ा सा इंडिया का आप देख ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिखवाया है इतना में देखिएगा कि अगर आप नंबर वंबर याद रख पाइएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम पर्सनली सलाह देते थे कि इसको हटा दो, ठीक ना। इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहा है आईएलओ का, और परमानेंट मेंबर इसके गवर्निंग बॉडी का 1922 से रहा है। 1922 में इंडिया तो नहीं था, लेकिन जो भी आपका कॉलोनी यहाँ पे कर रहा था वो आपके इसका मेंबर था। The first ILO office in India was inaugurated in 1928। हाँ, ILO का न्यू दिल्ली में ऑफिस है इंडिया में, ठीक है ना। ये 6 फंडामेंटल कन्वेंशन को रेटिफाई किए हुए हैं। फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, इक्वल रेम्यूनरेशन, डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन, मिनिमम एज कन्वेंशन, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। ये पूरा याद नहीं, बट इतना आपका होना चाहिए। बट इंडिया नहीं रेटिफाई किया है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज, ठीक है। ये कन्वेंशन नंबर 87 जो है, एंड राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, इसको नहीं किया है रेटिफाई, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग वाले को वो हम लोग सेकेंड वाले पार्ट में देखेंगे, ठीक ना। कलेक्टिव बार्गेनिंग पे आपको 10 नंबर में लिखने को भी आ सकता है, 10 नंबर में कलेक्टिव बार्गेनिंग एक टॉपिक आता है लिखने को। अब 87 और 98 को नहीं किया है क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट पे भी ये रेस्ट्रिक्शन डालता है। ये हमारा नेक्स्ट का पार्ट रहेगा, इसमें हम आप अब अभी कलेक्टिव बार्गेनिंग में नहीं कीजिएगा, ठीक ना। अब इंडिया हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। ILO had a significant influence on labor legislation in India, shaping its labor policy and practices in several ways। ये इसलिए आप पढ़ के जाइएगा PDF से कि अगर टेल में क्वेश्चन आए तो लिख दें, अगर फुल क्वेश्चन आएगा हम लिखवा सकते हैं, ठीक है। हम आपको आधा घंटा में इसको पढ़ा भी सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा फैक्ट याद करना रहेगा और इनसे ज़्यादा हो जाएगा, एक्ट से ज़्यादा। तो एक्ट पढ़िए, बट हाँ अगर ILO पर आ रहा है आपको, मान लीजिए उसका कॉम्पोजिशन के बारे में या ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा और टेल में पूछा है, जिसमें आपको पता है कि मेरे को एक पेज से ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, डोंट बीट अराउंड द बुशेस। ये मैं पहले ही आपको आगाह कर रहा हूँ। मेरा जो उम्मीद रहता है, ठीक ना, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 200 वर्ड्स लिखा जाएगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंगली 400 वर्ड्स। 400 वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कहानी नहीं। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं 60-40, मतलब इंट्रो और कंक्लूजन 60-40 या 70-30, इसी प्रोपोर्शन में रखिएगा, 50-50 भी नहीं, दोनों बेस्ट है, ठीक ना। सर 60-40 और 70-30 में कौन बेटर है? हम बोलेंगे कि 65-35 करोगे, इसे वैसे गिनती से नहीं ना होता है, ठीक ना। तो आप इसके बीच में रखने का अटेम्प्ट कीजिए, ठीक। मतलब इंट्रोडक्शन 60 से 70 वर्ड लिमिट की बात कर रहे हैं, और कंक्लूजन 30 से 40 वर्ड। गेटिंग माई पॉइंट। 100 में इसको निपटा दीजिए। बचा कितना आपके पास? 300, ठीक ना। और इसीलिए बोल रहे हैं कि टेस्ट लिखिए तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। 300 में आप मेन बॉडी जो है उसको निपटाइए, ठीक ना। मेन बॉडी 300 में आपको लिखना है, तो आपको देख लेना है कि हाँ मेन प्रोविजंस लिख रहे हैं। अब 12-15 प्रोविजंस भी लिख रहे हैं तो आपका हो गया 15 × 20। क्रिटिसिज्म लिखने को आया है तो वो अलग से पॉइंट बनेगा। तो 10 से 12 पॉइंट की तैयारी आप सब में रखिए, आपको क्वेश्चन उतना मिल जाएगा कि आप लिख सकें मजे से। 300 वर्ड में मेन बॉडी लिखना है, इस बात को भूलना नहीं है। और 10 वाला जो है, ठीक है, इसमें और कम कीजिए, ठीक ना। 10 वाला में और कम कीजिए, मतलब 200 का आप 25% ले सकते हैं, ठीक ना। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए 25%, यही हो रहा है ना यहाँ। 25% इंट्रो कंक्लूजन और 75% कंटेंट होना चाहिए।
ये 80-20 का भी रेशियो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये नहीं कि आप 50% इंट्रो कंक्लूजन में निकालिए और 50% ये LSW में नंबर नहीं मिलेगा। लिख लीजिए, और LSW तो क्या किसी मेंस में नंबर नहीं मिलेगा। 25-75 या 80-20 का रेशियो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस अब 300 वर्ड में आपको यहां निपटाना है। यहां आप इसका रखिए तो 80 मतलब आपको जरूरी नहीं है, ये 40 और 30 मतलब 70 वर्ड्स भी हो सकता है, ठीक ना, या 40-20-60 वर्ड भी है। बाकी आपका क्या बोलते हैं 60 से 80 वर्ड आप रख लीजिए कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को निपटा देना है, और बाकी आप रखिए कि 120 से 140 वर्ड मेरे को लिखना है टॉपिक पे, है ना। तो ये वाला पार्ट हम इसीलिए बता रहे हैं कि आप पूछ में अगर ये पूछ दे कि हाँ इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहा है आईएलओ का, तब तो लिखिएगा, फुल रहेगा तो ट्राई टू अवॉइड दैट, ट्राई टू अवॉइड। कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, फिर तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। बट अगर कोई ऑप्शन है आपके पास और एम्पल ऑप्शन रहेगा, जैसा कि मेरा ख्याल है, जैसा कि आपका 5th जेपीएससी या बीपीएससी में पूछता है, तो एम्पल ऑप्शन रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन होना चाहिए आपके पास। इंडिया क्या इम्पैक्ट पड़ा है, देखो होता क्या है ना कि जैसे कि इंडिया जो है वो किसी भी कोई भी तरह का कन्वेंशन या रिकमेंडेशन अगर होता है आईएलओ का कन्वेंशन और रिकमेंडेशन अगर हो रहा है, और ये कन्वेंशन और रिकमेंडेशन कहाँ हो रहा है, आईएलओ कॉन्फ्रेंस जो होता है एनुअली वहां पे वोटिंग से आपका कन्वेंशन या रिकमेंडेशन डिसाइड किया जाता है, ठीक ना। अब ये कन्वेंशन या रिकमेंडेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट को रेटिफाई करना पड़ता है, और इसको रेटिफाई करने का मतलब होता है कि उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अपने लॉ में या अपने रूल में, अपने एक्ट में कुछ या तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा या फिर कंप्लीटली नया बिल लाके और उसको एक्ट बनाना पड़ सकता है। तो उन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना जो कि कन्वेंशन या फिर रिकमेंडेशन का प्रोविजंस है, इनको इम्प्लीमेंट भी तो करना होगा, और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट बहुत सारा लाया गया है। अब जैसे मान लीजिए एक कन्वेंशन में कहा गया कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर को खत्म करना है। अब इंडिया उसको रेटिफाई करेगा तो वो अपने चाइल्ड लेबर एक्ट में या तो कुछ अमेंडमेंट ला सकता है या कह सकता है कि मेरे पास तो पहले से ही है इस तरह का लॉ, तब उसको जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं है उस तरह का लॉ तो हो सकता है कुछ अमेंडमेंट करे एग्जिस्टिंग में, या हो सकता है कि कंप्लीटली एक नया लॉ ले आए, ठीक है। तो ये तो रहता ही है ना। तो जैसे मान लीजिए इन्फ्लुएंस को अगर हम देखें तो हम लोग देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, इन्फ्लुएंस on laws relating to condition of work, ठीक है। जैसे वर्किंग आवर की बात है, ठीक है, इसमें ए वर्किंग आवर्स। अब आईएलओ कन्वेंशन में जो है वो 8 आवर, और कन्वेंशन नंबर 1 ही था 8 आवर्स डेली और 48 आवर्स वीकली वाला जो ये था, ठीक है। तो इंडिया इसको रेटिफाई किया है। जैसे आपको ये मिलेगा क्या, जैसे आपका कन्वेंशन नंबर 1 था 8 आवर्स डेली और 48 आवर्स वीकली, इंडिया इसको रेटिफाई किया है और इसके एक्ट में ये दिखता है। जैसे आपका फैक्ट्रीज एक्ट में दिखेगा, फिर आपका, ठीक है, माइंस एक्ट
तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, ठीक है, दैट द रोल ऑफ ILO could be seen in different legislations or different labor laws that has been enacted in India. ठीक है, नंबर 1, इन्फ्लुएंस ऑन लॉज रिलेटिंग टू कंडीशन ऑफ वर्क, ठीक है, उसमें आप लिख दिए कि जो कन्वेंशन नंबर 1 है उसका वो कहता है वर्किंग आवर्स के बारे में, वर्किंग आवर्स 8 और 48 वाला कंडीशन लिखेगा। इंडिया हैज रेटिफाइड दीज प्रोविजंस इन द फॉलोइंग एक्ट्स। अब उसके बाद एक्ट का नाम माइंस एक्ट 1952, देन बीड़ी सिगार 1966, इन सब में किया। फिर आपका है वीकली हॉलिडे, वीकली हॉलिडे इसकी बात भी की गई है आपका, ठीक है ना, कि ये था आपका कन्वेंशन नंबर 1। कन्वेंशन नंबर 14 है आपका, ये नंबर 14 है आपका वीकली हॉलिडे कि हर 7 दिन में एक आपका मिलना ज़रूरी है, ठीक ना, 24 आवर का रेस्ट मिलना ज़रूरी है। ये भी आपका फैक्ट्रीज एक्ट में है, माइंस एक्ट में है, ठीक है, फिर आपका बीड़ी सिगार में है, फिर आपका मोटर व्हीकल एक्ट में भी है, ये मोटर व्हीकल वर्कमैन्स एक्ट जो है उसमें भी है ये। तो इन सब में इंडिया जो है इन प्रोविजंस को लाया है। अब आप समझ रहे हैं कितना क्लमजी हो रहा है, कितना आपको फैक्ट याद करना पड़ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। वैसे ही आपका वेजेस को लेकर है, तो वेजेस को लेकर मिनिमम वेज किया गया, तो इंडिया भी आपका मिनिमम वेज एक्ट ले आया है, ठीक है। ये तो हो गया एक, जैसे आपका वर्किंग कंडीशन। फिर आप सी में लिख सकते हैं क्या बोलते हैं, वेजेस। अब दूसरा इन्फ्लुएंस ऑन laws related to employment of children and young people, ठीक है, young people या young person। इसमें आपका मिनिमम एज, उसमें भी आपका फैक्ट्रीज एक्ट होगा, फिर आपका माइंस एक्ट होगा, फिर आपका चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट होगा, ठीक है। फिर आपका और है आपका ट्रिमर्स एंड स्टॉकर्स एक्ट है, ठीक है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट है। इन सब में इम्प्लीमेंट किया गया है मिनिमम एज 14 इयर्स वाला। देन मेडिकल एग्जामिनेशन, देन नाइट शिफ्ट। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। अब इसमें आपका नाइट शिफ्ट ये कन्वेंशन नंबर 4 ही था कि नाइट शिफ्ट में विमेन वर्क करना अलाउ नहीं किया जाएगा, कन्वेंशन नंबर 4 था, ठीक है। फिर आपका माइंस एक्ट में जो लाया गया कि अंडरग्राउंड माइनिंग में प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिटेड है इनको लगाना, विमेन को लगाना। अंडरग्राउंड माइनिंग में इनको नहीं लगाया जा सकता है विमेन को, ठीक है। देन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आपका इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट जो आया इंडिया का, ठीक है, उसमें इसका ये लिया गया। देन हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर,
आपको इसमें केवल फैक्ट रटते रहना पड़ेगा और लिखते रहना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया में आईएलओ का क्या इन्फ्लुएंस रहा है, अगर इस क्वेश्चन को आप छूने की हिम्मत कर रहे हैं तो। ठीक, लिखने में बुरा नहीं है, अच्छा है, बट बहुत सारा पॉइंट याद करना पड़ता है। ठीक है, किसी को चाहिए होगा इससे रिलेटेड और ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो मतलब हम जो अभी लिखवा दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, हमसे मिल सकते हैं या हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक या और भी डिटेल्स आपको दे देंगे। ठीक ना। देन सोशल सिक्योरिटी, अब हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर से रिलेटेड जो आपका किया गया है वो फैक्ट्रीज एक्ट में भी कहा गया है। ठीक है, और बाकी चीज़ों में भी किया गया है। देन सोशल सिक्योरिटी में आपका वर्कमेंस कंपनसेशन इंडिया भी रेटिफाई किया है। ठीक है, देन इंडस्ट्रियल रिलेशन, इस पे बात करेंगे हम लोग पेपर 2 में। इंडस्ट्रियल रिलेशन पे बात करेंगे हम लोग पेपर 2 में, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की गई है। ठीक है, फिर आपका वॉलंटरली जो अगर चाहे तो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय चाहे तो म्यूचुअल या वॉलंटरली किसी तरह का एग्रीमेंट कर सकता है। ठीक है, इन सब की बात की गई है। तो सब में आपको रिकमेंडेशन नंबर, कन्वेंशन नंबर ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक ना। तो वो उतना याद रखने में आप अपना टाइम या अपना ये जो है वो नहीं कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा खराब। ठीक है, बट फिर भी अगर किसी को चाहिए होगा मैटर तो वो हम दे देंगे। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन झारखंड। ठीक है,